नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में और इंडियन एयरफोर्स के उस फैसले के बारे में जिसकी वजह से एक तो इंडियन एयरफोर्स खुद भी धर्म संकट में फंस गई है और दूसरा जो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानकार हैं, उनके बीच में भी एक बहस शुरू हो गई है कि क्या ये जो इंडियन एयरफोर्स करने जा रही है ये सही है या फिर जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है उस पर ये फैसला इंडियन एयरफोर्स का खरा उतरता है। दरअसल आपने नॉर्मली सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ये एयरक्राफ्ट ने अब इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया, ये नया हेलीकॉप्टर हमने परचेज कर लिया या फिर ये नई मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में शामिल किया है। बट पिछले कुछ समय से इंडियन एयरफोर्स बहुत सारे पुराने एयरक्राफ्ट्स को बाय कर रही है। कई सारे देशों के साथ यहाँ पर बातचीत हो रही है। कुछ साल पहले हमने फ्रांस से इस तरह के एयरक्राफ्ट्स को परचेज किया था। बट नॉर्मली जब भी ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने अब तक किया है वो ज़्यादातर अपने पुराने होते हुए एयरक्राफ्ट्स के स्पेयर पार्ट्स को पाने के लिए, उन चीज़ों को पाने के लिए जो कि अभी मार्केट में बनती नहीं है, वो चीज़ें, वो स्पेयर पार्ट्स, तो उसके लिए ये जो डील्स हैं वो साइन इंडियन एयरफोर्स ने की हैं। बट इस बार जो परचेजिंग हो रही है या फिर जिसके बारे में बातचीत चल रही है वो पुराने सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट्स को लेकर के है जिनको इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशनल करना चाहती है। ये चीज़ हमने नॉर्मली नेवी के केस में हम देखते हैं जहाँ पर नेवी पुरानी सबमरीन्स को लेती है या फिर जैसे हमारा INS विक्रमादित्य है जो कि हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, सो उसको भी हमने रशिया से परचेज किया था और ये भी एक सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसका एक्चुअल में नाम था एडमिरल गोशकॉफ। तो नेवी के केस में हम ये चीज़ अक्सर देखते हैं। एयरफोर्स के केस में शायद मेरी नॉलेज में तो पहली बार होगा जब एयरफोर्स इस तरह का कोई मूव लेने जा रही है जहां पर एयरफोर्स सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट्स को बाय कर रही है और वो भी अपने ऑपरेशनल मिशंस के लिए। और ये जो डील है वो किसी पुराने एयरक्राफ्ट के प्राइस पर नहीं बल्कि एक नए एयरक्राफ्ट के प्राइस पर चल रही है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स अगर चाहे तो इस प्राइस में जिसमें हम पुराने एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं इसमें नए एयरक्राफ्ट को भी परचेज कर सकती है। और यही एक चीज़ है जो कि जानकारों को, मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बहुत कंफ्यूज कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पुराने एयरक्राफ्ट का इतना हाई प्राइस पे कर रही है और यहाँ पर उन एयरक्राफ्ट के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा क्या देख लिया है जिसकी वजह से इस डील को इंडियन एयरफोर्स करना चाहती है। सो यही सारी चीज़ें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डील के बारे में। दरअसल इस समय भारत और कतर के बीच में कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं और ये नेगोशिएशंस हो रही हैं कतर की एयरफोर्स के रिटायर्ड एयरक्राफ्ट जो कि है मिराज 2000-5। हालांकि भारत के पास भी मिराज 2000H नाम का एयरक्राफ्ट है जो कि इस एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा सुपीरियर है। बट दोनों एयरक्राफ्ट कुछ कुछ मिलते जुलते हैं और उनके इंजन जो है वो लगभग सेम है। इन एयरक्राफ्ट को कतर की एयरफोर्स में 1998 में इंडक्ट किया गया था और कुछ समय पहले ही इनको डिसकमीशन किया गया है। और अब भारतीय वायुसेना चाहती है कि जो 12 एयरक्राफ्ट हैं उनको हम अपनी एग्जिस्टिंग मिराज की फ्लीट के साथ ज्वाइन करा दें सो दैट हमारी जो एग्जिस्टिंग मिराज की फ्लीट है उसका नंबर बढ़ करके 60 हो जाए और हम 2035 तक जब तक हमारे पास एमका नहीं आ जाता और हमारा जो LCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट है वो भी हमारी वायुसेना में पूरी तरह इंडक्ट नहीं कर लिया जाता तब तक हम इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखना चाहते हैं। इस वजह से भारतीय वायुसेना चाहती है कि ये जो 12 एयरक्राफ्ट है जो कि अभी सेकेंड हैंड है उनको हम अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करा लें। बट ये एयरक्राफ्ट सेकेंड हैंड है और इनकी जो अभी लाइफ बची है वो सिर्फ 30% ही बची है। यानी कि आने वाले अगले 10 साल तक ही इनको हम कैरियर आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये एयरक्राफ्टों को हमें पूरी तरह जो है रिटायर करना ही पड़ेगा। बट इनकी जो अभी कॉस्ट मांगी जा रही है कतर की तरफ से वो बहुत ज़्यादा है। कतर इन 12 एयरक्राफ्ट के लिए 5000 करोड़ भारत से डिमांड कर रहा है, जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट के साथ कुछ जो एडिशनल इंजन हैं वो भी दिए जाएंगे और कुछ मिसाइल जो हैं वो भी इसके साथ दी जाएंगी। तो ये पूरी पैकेज डील है। हालांकि भारत चाहता है कि यहाँ पर ये जो 5000 करोड़ का जो अमाउंट कतर डिमांड कर रहा है इसमें कतर जो है नीचे आए, क्योंकि जो पर यूनिट एयरक्राफ्ट की यहाँ पर कॉस्ट आ रही है वो लगभग $50 मिलियन के आसपास आ रही है। और जो हमारा LCA अभी हम बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आने वाली है आने वाले दिनों में वो लगभग 43 मिलियन के आसपास होगी। सो ये एयरक्राफ्ट लगभग $7 मिलियन इससे ज़्यादा है। और जब हमारे LCA बनकर के तैयार हो जाएगा और जब वो मास प्रोडक्शन में होगा तो उसकी कॉस्ट इससे भी जो है कम आने की जो है संभावना है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट हम परचेज कर रहे हैं जो वो एयरक्राफ्ट हमारे LCA से भी ज़्यादा महंगा है जो कि हमारा ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है और जिसकी आने वाले टाइम में जो सर्विस लाइफ है वो कम से कम 30 से 40 साल की होने वाली है।
इसके अलावा अगर दोनों एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ को देखा जाए तो दोनों ही एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि दोनों ही सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं, बट जो मिराज 2000/5 एयरक्राफ्ट है ये एक 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और जो हमारा LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है वो एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। सो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर जो एवियोनिक्स है वो एक मॉडर्न एवियोनिक्स है। यहाँ पर फ्लाई बाय वायर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है, और यहाँ पर कई सारे ऐसे मॉडर्न सिस्टम्स को लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर मल्टी जो मोड मिशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एयर सुपीरियरिटी मिशन हुआ या फिर रिकॉन्सेंस मिशन हुआ, तो कई तरह के वैरायटी ऑफ मिशंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर सिस्टम्स लगाए गए हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर जो इंजन भी है वो कंपेरेबल टू मिराज जो है थोड़ा सा एडवांस है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो LCA तेजस मार्क 1A है उसके जो ज़्यादातर सिस्टम्स हैं वो मॉडर्न सिस्टम्स है। हालांकि LCA तेजस मार्क 1A कंपेरेबल टू मिराज 2000/5 एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है। मिराज ने काफ़ी सारी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज़ मिराज ने हर एक वॉर में प्रूव की हैं, चाहे वो सीरिया हो, अफगानिस्तान हो। इवन भारत ने भी जब भी पिछले 25 सालों में हमें ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि आप देखिए अगर पिछले 25 सालों में हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है वो ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान। तो इन दो ऑपरेशंस में सबसे पहले एयरफोर्स को अगर किसी एयरक्राफ्ट की याद आई है तो वो मिराज 2000 ही है। हमने बालाकोट में भी मिराज का इस्तेमाल किया, और 20-25 साल पहले जब 1999 में हमने कारगिल में अटैक किए थे तो वहाँ पर भी टाइगर हिल जैसे एक डिफ़िकल्ट टास्क को मिराज को ही असाइन किया गया था। तो उस समय भी मिराज ने ही ज़्यादातर टास्क को परफॉर्म किया था। तो मिराज एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, और LCA एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट तो ज़रूर है, बट ये बैटल प्रूवन नहीं है। हालांकि जो LCA की कॉस्ट है, स्पेशली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी हमारे जो मिराज है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सो मिराज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, बट ये एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, और LCA आने वाले टाइम में जब अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो भी एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट हो जाए। बट एज ऑफ नाउ इंडियन एयरफोर्स का जो भरोसा है वो मिराज के ऊपर बना हुआ है, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को लेकर के कितनी ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स ने ये डील सन 2005 में भी कतर के साथ साइन करने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय एयरक्राफ्ट काफ़ी नया था, सिर्फ 7 साल ही पुराना था। सो उस समय एयरक्राफ्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट कतर ने भारत से डिमांड की थी वो लगभग $60 बिलियन की थी। हालांकि भारत वहाँ पर उस समय $50 बिलियन का अमाउंट देने को तैयार था, और वो एयरक्राफ्ट उस समय काफ़ी ज़्यादा एडवांस, काफ़ी ज़्यादा नया था। हालांकि वो डील उस समय हो नहीं पाई, और अब जब भारत को कतर $50 बिलियन का अमाउंट जो है वो ऑफर कर रहा है, बट भारत यहाँ पर ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस अमाउंट पर, इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। तो भारत और कतर के बीच में यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही है, और कहीं ना कहीं भारत कोशिश कर रहा होगा कि ये एयरक्राफ्ट लगभग LCA तेजस मार्क 1A की जो कंपेरेबल कॉस्ट है, यानी कि लगभग $43 मिलियन उस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट में ये एयरक्राफ्ट हमें मिल जाए। मिराज की तरह ही एक और एयरक्राफ्ट है जिसकी सेकंड हैंड यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स सर्च कर रही है, और वो है जैगवार। सो जैगवार को भी मिराज की तरह ही सन 2035 तक ऑपरेशन रखने की तैयारी इंडियन एयरफोर्स कर रही है, और ये सेम टाइमिंग है, और दोनों का रीजन भी सेम है कि दोनों ही एयरक्राफ्ट को तब तक ऑपरेशन रखना है जब तक LCA तेजस मार्क 1A और M का जो है वो रोल आउट होने शुरू नहीं हो जाते। सो यहाँ पर जैगवार को लेकर के इंडियन एयरफोर्स ने पहले कुछ समय पहले भी फ्रांस से लगभग 36 ऐसे जैगवार्स को खरीदा था जो कि डीकमीशन्ड हैं, बट इन सभी जैगवार्स को मेनली स्पेयर पार्ट्स के लिए खरीदा गया था, एयरफ्रेम्स के लिए खरीदा गया था, बट किसी भी जैगवार को यहाँ पर ऑपरेशनल नहीं किया गया। सो इन एयरक्राफ्ट्स के थ्रू जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं, क्योंकि जैगवार लगभग पूरी दुनिया में बनना बंद हो गया है, जितने भी उसके ऑपरेटर्स हैं उन सभी ने उसको डीकमीशन कर दिया है। सिर्फ भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जो कि इस समय उसको ऑपरेशन किए हुए है और ऑपरेशनली इसको परफॉर्म करा रहा है। तो यहाँ पर भारत को जो स्पेयर पार्ट्स पूरी दुनिया से मिल रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं से भी इनके जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनको उठा रहा है, और यहाँ पर भारत और ब्रिटेन के बीच में इस तरह के 9 एयरक्राफ्ट को लेकर के अभी बातचीत चल रही है, जहाँ पर 5 जो है सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट हैं और 4 जो है वो जो है ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है। तो इन दोनों को परचेज करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में भी बातचीत चल रही है, और ये सभी एयरक्राफ्ट की जो स्कलपुर्जे हैं, जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, वो जाएंगे गोरखपुर, जो कि जैगवार की फ्लीट्स का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एयरबेस है, जहाँ पर जैगवार जो है स्टेशनड है, और इसके अलावा जैगवार अंबाला और जामनगर में भी स्टेशनड है। और जो गोरखपुर एयरबेस
एयरबेस है वहाँ पर इस समय स्पेयर पार्ट्स की एक्यूट शॉर्टेज है। तो इसीलिए ये जो 9 एयरक्राफ्ट की डील हम ब्रिटेन के साथ साइन कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी हमें स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे वो सभी गोरखपुर जाएंगे, जहाँ पर जैगवार की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसके जो कलपुर्जों की जो डिमांड है उसको मैचअप किया जा सके। तो इस तरह भारतीय वायुसेना अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट्स को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए भी पुराने एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर लगातार परचेज कर रही है। और इस केस में जहां पर हम स्पेयर पार्ट्स के लिए पुराने एयरक्राफ्ट्स को खरीद रहे हैं, वहां पर हमें एयरक्राफ्ट्स थ्रोअवे प्राइस पे मिल रहे हैं, यानी कि हमें बहुत सस्ते एयरक्राफ्ट्स मिल रहे हैं। जो हमने फ्रांस से 36 एयरक्राफ्ट खरीदे थे वो भी हमें काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिले हैं। इसी तरह जो अभी ब्रिटेन के साथ डील होने जा रही है वहां पर भी हमें काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे ये एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं वो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। हालांकि ये जो कतर के साथ अभी हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं यहाँ पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखी होगी जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इन नेगोशिएशंस को कैरिड आउट किए हुए है। हालांकि देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स इनको किस प्राइस में परचेज कर पाती है, बट इंडियन एयरफोर्स इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एयरक्राफ्ट से गुजर रही है। इंडियन एयरफोर्स हर वो कोशिश कर रही है जो कि उसकी एग्जिस्टिंग फ्लीट को के जो नंबर्स हैं उनको बनाए रखने में मदद कर सके, चाहे वो पुराने एयरक्राफ्ट को खरीदना हो, अपने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के लिए कलपुर्जों के लिए पुराने एयरक्राफ्ट को परचेज करके उनके कलपुर्जे यूज करने हो, या फिर अपनी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की फ्लीट्स को अपग्रेड करना हो। तो इंडियन एयरफोर्स हर वो चीज करने को तैयार है जो कि उसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए यहां जरूरी है। अब आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स क्या फैसला लेती है, वो इन एयरक्राफ्ट को खरीदती है या फिर किस प्राइस पे खरीदती है, ये देखने वाली बात होगी। अब इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।